आप सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत एक बहुत ही पॉपुलर स्वरूप, संयुक्त पूंजी कंपनी। देखिए, कंपनी कुछ लोगों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया होता है, जिसका अपने सदस्यों से हटकर एक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी संगठन, कंपनी अधिनियम 1956 इसके द्वारा शासित होते हैं। हालांकि कंपनी अधिनियम 1956 अब बदल करके कंपनी अधिनियम 2013 हो चुका है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 2013, 1956 या उसके किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत शासित हो सकते हैं, उनके अंतर्गत निर्मित हो सकते हैं। शासित तो अब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ही होंगे। तो दरअसल कंपनी है क्या? एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है जिसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है और सार्वमुद्रा होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो आपको प्रोफेसर हेने की परिभाषा दिख रही है, ज़रा इस पे गौर फरमा लें। प्रोफेसर हेने जो कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी कंपनी लाभ के लिए कुछ लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय होती है, अंशों में विभक्त होती है और पूंजी का स्वामित्व कंपनी सदस्यता की शर्त है। यानी कि अगर आप कंपनी में सदस्यता लेना चाहते हैं तो आपको पूंजी का कोई ना कोई हिस्सा खरीदना होगा, उसके आपको स्वामी होना होगा। तो ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं। लाभ के लिए लोगों का स्वैच्छिक संगठन, पूंजी हस्तांतरणीय, अंशों में विभक्त और सदस्यता के लिए पूंजी का स्वामित्व अनिवार्य है, प्रोफेसर हेने ने ये कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा हम पूंजी के लक्षणों के बारे में। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी जो है उसके बारे में हम लक्षणों को जानेंगे, लेकिन हम ये जानने कि जो अंशधारक होते हैं ना, वो कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। जबकि जो निदेशक मंडल है वो प्रमुख प्रबंधकर्ता होते हैं, जिन्हें ये जो कंपनी के अंशधारक होते हैं ये चुनते हैं। साधारणतया कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष नियंत्रण तो जो निदेशक मंडल होता है उन्हीं का रहता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अंश या शेयर बोलते हैं, जिन्हें एक अंशधारक किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जब चाहे तब हस्तांतरित भी कर सकता है। लेकिन ये निजी कंपनी में नहीं है। हाँ, ये जो होता है ये सार्वजनिक कंपनियों में होता है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? पब्लिक कंपनीज। क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनीज। ओके, तो चलिए कुछ प्रमुख प्रमुख लक्षणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि ये जो कंपनी होती है यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम वह होता है जो मानव निर्मित होता है, क्योंकि इसकी संरचना कानून के द्वारा होती है। यह अपने सदस्यों से अलग, इसका एक अलग अस्तित्व होता है। जब हम बोलते हैं कि इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि इसका एक स्वतंत्र स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व है। वैधानिक अस्तित्व का तात्पर्य क्या है? कि यह विधान के समक्ष इसकी एक अलग पहचान होगी। ये अपने नाम से मुकदमा किसी के ऊपर कर सकता है, यानी कि मुकदमा लड़ सकता है, चाहे कोई इस पे मुकदमा करे या यह करे किसी पे। ठीक है, तो ये कृत्रिम व्यक्ति है। कानून के द्वारा, कंपनी अधिनियम के द्वारा इसका निर्माण होता है और कानून के समक्ष इसकी एक अपनी पहचान होती है। ये अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार दे सकती है, ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा भी कर सकती है, इस पर दूसरे मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तियों के समान यह सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। तो यह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये गुण जो है ना, सांस लेना, दौड़ना, खाना, ये सब प्राकृतिक जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण हैं, प्राकृतिक व्यक्तियों के लक्षण। तो ये प्राकृतिक नहीं है। आपने अभी पढ़ा है कि यह कृत्रिम व्यक्ति है। तो ये बात समझ गए होंगे। अब इसी पर आधारित है पृथक वैधानिक अस्तित्व।
देखिए, वैधानिक अस्तित्व मैंने बताया कि कानून के समक्ष अगर किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति को ये छूट है कि वह मुकदमा लड़ सकता है, हार सकता है, जीत सकता है, तो वैधानिक हो गया। पृथक का मतलब क्या है? सदस्यों से इसका एक अलग अस्तित्व है। यानी कि सदस्य अगर जीवित रहें, मृत्यु रहें, उनकी मृत्यु हो जाए, सदस्यों का आना जाना कंपनी में कंपनी के अस्तित्व को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है। इसके सदस्यों से पृथक पहचान होती है। ये परिसंपत्तियाँ, देयताएं, यह सब स्वामी की परिसंपत्तियों और देयताओं से एकदम अलग होती हैं, देयताओं से एकदम अलग होती हैं। कानून व्यवसाय इसके स्वामियों को एक मानता ही नहीं है। इसके जो स्वामी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो जो है कंपनी से अलग हैं। अगर डायरेक्टर कोई गलती करते हैं तो डायरेक्टर पर ही कार्रवाई होती है। आप देखिए, अगर कोई कंपनी के किसी बड़े सीईओ ने, यानी कि जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है, उसने अगर कोई घोटाला किया तो वह कंपनी के ऊपर कुछ समय के लिए बैन लगाया जाता है और उस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर बाकी सारी चीज़ों में वो कंपनी उस अधिकारी की वजह से कोई देयताएं उसकी बनती हैं, वो भुगतान कर देती है, तो कंपनी को फिर से अपना व्यापार करने के लिए क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन उस व्यक्ति को जेल या जो भी जुर्माना या जो भी सज़ा कानूनन बनती है वो उसको भुगतना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति की गलती है, किसी अधिकारी कर्मचारी की गलती है, तो वो उसे भुगतना पड़ेगा। कंपनी अगर उसकी कोई गलती है तो उसके उस गलती की वजह से उसके ऊपर कुछ दायित्व आएंगे और उन दायित्वों का उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो कंपनी के दायित्व अलग हैं और जो कर्मचारी या बड़े अधिकारी हैं कंपनी के, उनके दायित्व अलग हैं। इसीलिए जब हम बोलते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व, तो हम यह बोल रहे होते हैं कि कंपनी का अस्तित्व जो है वो अपने सदस्यों या अपने स्वामियों से एकदम अलग होता है। ये संभवतः आपको समझ में आ गई होगी बात। ये एक टॉपिक था यहाँ पे, अमूल का अद्भुत सहकारिता उपक्रम। तो जो सहकारी संगठन आपने इससे पहले पढ़ा था उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया है। जो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई गई है, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लक्षणों में स्थापना। देखिए, कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली है, खर्चीली है, बड़ी जटिल प्रक्रिया से हो पाती है। कार्य प्रारंभ करने से पहले बहुत सारे प्रलेख हैं जिन्हें तैयार करना होता है, तमाम कानूनी आवश्यकताएं हैं जिनका अनुपालन करना होता है। और फिर कंपनी जो अधिनियम है 2013, इस 2013 अधिनियम के अंतर्गत इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य माना जाता है। अनिवार्य पंजीकरण है, इसीलिए पंजीकरण होने के पश्चात ही स्थापना संभव है। शाश्वत उत्तराधिकार, इसे समझिएगा ज़रा। कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है, कानून ही इसका अंत कर सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जब इसको बंद करने की जो कानूनी प्रक्रिया है, समापन, उसे अपनाया जाए। वह पूरी होने के पश्चात ही, सिर्फ अपनाने से नहीं, कानून समापन की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात ही इसका समापन हो सकेगा, अन्यथा इसका अस्तित्व बना रहेगा। नियंत्रण की अगर हम बात करें तो कंपनी के मामलों का जो नियंत्रण है वह प्रबंध और निदेशक मंडल करता है। कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। अंशधारियों को व्यवसाय के लिए दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। दिन प्रतिदिन का संचालन कौन देखेगा? प्रबंध और निदेशक मंडल देखेगा। ठीक है, और इसमें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसका कार्य होता है प्रबंध और नियंत्रण निदेशक मंडल के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का क्रियान्वयन कराना। ठीक है, दायित्व की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो कंपनी संगठन है, इसके दायित्व जो होते हैं वह कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। और कहाँ तक सीमित होते हैं? सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी तक, यानी सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित है। लेनदार अपने दावों का निवारण करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं, सदस्यों की संपत्तियों का नहीं। ठीक है, सदस्यों से हानि में योगदान के लिए केवल उनके पूंजी में जो उनका हिस्सा है उसकी अदत्त राशि ही उनसे मांगी जा सकती है, इसके सिवा नहीं मांगा जा सकता कुछ। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बता दें। सार्वमुद्रण, सार्वमुद्रण का मतलब होता है कि एक कृत्रिम व्यक्ति है,
तो वह स्वयं तो साइन नहीं कर सकता ना। तो उसे साइन अगर नहीं करना आता तो उसे एक अपनी सार मुद्रा अर्थात सील बनानी होती है। सील का मतलब मोहर कह सकते हैं। और ये मोहर लगाने के बाद अधिकारी जो आधिकारिक रूप से अधिकृत व्यक्ति होगा, वह अपने साइन भी करेगा, ठीक है, तो माना जाएगा कि कंपनी ने उसे अनुमोदित कर दिया। ठीक है, तो कंपनी की एक सार मुद्रा हो सकती है, और यह सार मुद्रा निश्चित रूप से कंपनी को कोई भी समझौता करने, कोई भी अनुबंध करने में सहायता करती है। ठीक है। जोखिम उठाना, देखिए कंपनी में हानि के जोखिम को सभी अंशधारक वहन करते हैं, न कि कोई एक या कुछ ऐसे व्यक्ति, जैसा कि एकल स्वामित्व में या साझेदारी में होता है। वित्तीय कठिनाई के समय सभी अंशधारियों को या सभी अंशधारकों को कंपनी की पूंजी में अपने अपने हिस्से की सीमा तक ऋण में योगदान भी देना होता है। अतः हानि की जोखिम को बड़ी संख्या में अंशधारकों में बांटा जा सकता है। तो ये तो रहे इसके लक्षण। जल्दी से हम गुणों को जानेंगे। गुण और दोष भी लक्षणों से अलग नहीं है। तो सीमित दायित्व तो अभी हमने पढ़ा, ये इसका एक गुण है। इसके बाद में जो अन्य गुण है, हितों का हस्तांतरण। कोई भी साझेदार अपने हितों को, यानी कि अपने अधिकार को, पूंजी में अपने स्वामित्व को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। वो चाहे साझेदारी में तो अपनी इच्छा से अपने सदस्यता को छोड़ सकता है, सदस्यता को छोड़ सकता है, जिसको हम अवकाश ग्रहण बोलते थे। ठीक है, अवकाश ग्रहण कर सकता है, मगर वह अपना अधिकार या अपना हिस्सा किसी अन्य को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हितों का बहुत आसानी से ट्रांसफ़र संभव होता है। ठीक है, आप जब चाहें तब अपने अंशों को किसी अन्य को बेचकर बड़ी आसानी से अपने हितों का, यानी कि अपने इंटरेस्ट का, अर्थात अपने पास जो आपके शेयर हैं, ठीक है, अंश हैं, उनका आप क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। ओके। तो इसके बाद आता है स्थायी अस्तित्व। तो बिल्कुल कंपनी में व्यक्तियों के आने जाने से उसके अस्तित्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबे समय तक चलने वाली संस्था है। साझेदारों के मृत्यु, अवकाश ग्रहण, त्यागपत्र, दिवालिया अथवा पागलपन होने से साझेदारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कंपनी में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने स्तर तक कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उस स्तर तक इसका विस्तार ले जाने में आपको साझेदारी या एकल स्वामित्व में जो पूंजी की कमी आती थी, यहाँ कंपनी में वो धन की व्यवस्था की यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ी संभावना नहीं होती, या यूँ कहने की समस्या नहीं होती। क्योंकि अगर आपके पास जो पूंजी है, लाखों करोड़ों सदस्यों के माध्यम से आप पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। आप चाहें तो वित्तीय संस्थानों से ऋण भी आसानी से ले सकते हैं। किसी साझेदारी संस्था की अपेक्षा कंपनीज को बैंक बड़े आसानी से ऋण देते हैं। पेशेवर प्रबंध, देखिए एक गुण और इसका अच्छा है कि चूंकि कंपनी के पास संसाधन पर्याप्त होते हैं, तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ होते हैं, उन पेशेवरों को ऊंचा वेतन देने की इनके पास सुविधा होती है, और इस तरह से यह पेशेवर लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट कर पाते हैं, जिससे इनके यहाँ का दिन प्रतिदिन के कार्यों में गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है। इसकी कुछ सीमाएं हैं गुणों के बावजूद, जैसे निर्माण में बड़ी जटिलता है, बड़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने में 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक लग जाते हैं, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा का समय लगता है। इसमें गोपनीयता की कमी है, क्योंकि आपको तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक एक कॉपी सौंपनी होती है, और हर तिमाही के बाद आपको अपनी बैलेंस शीट पब्लिकली पब्लिश करनी होती है, प्रकाशित करनी होती है। ठीक है। तो एक और महत्वपूर्ण बात है अवैयक्तिक कार्य वातावरण। जरा सा सुनिएगा इसे, ये आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अवैयक्तिक कार्य वातावरण का मतलब ये होगा, स्वामित्व एवं प्रबंध दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ एकाकी व्यापारी जो होता है ना, वो स्वयं मालिक होता है, और नौकर भी होता है, कर्मचारी भी होता है। वो जानता है कि जैसा वो मेहनत करेगा उसी से लाभ का सृजन होगा, और वो लाभ उसी तक पहुंचेगा। तो वह अपनी खुद की सुपरविजन में खुद को काम करता हुआ देखता है, नियंत्रित करता है, सुपरवाइज करता है, और जो भी उसके ग्राहक आते हैं, जो भी उसके लेनदार होते हैं, उनसे वो व्यक्तिगत संपर्क रखता है, और इस तरह से वो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ग्राहक से, लेनदार से, कर्मचारी से कहीं उसके व्यवहार में कोई
गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो मालिक होते हैं वह तो अंशधारी हैं। अंशधारी प्रत्यक्षतया संचालन में हिस्सा नहीं लेते, संचालन में हिस्सा लेते हैं वहाँ के प्रबंधक, मैनेजर्स। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो कार्य वातावरण है ये ऐसा है, अवैयक्तिक है, क्योंकि वह लोग सैलरीड पर्सन्स होते हैं, वह बहुत बार उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना कि एक एकाकी व्यापारी दे सकता है। तो ये इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण सीमा है। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस बात को फिर से सुनिएगा। एक बात और, बहुत सारे नियम हैं, इन सारे नियमों को पालन करना, अंकेक्षण से संबंधित, वोट देने से संबंधित, तमाम तरह के विवरण जमा करने से संबंधित, तमाम तरह के प्रलेख तैयार करने से संबंधित अनेकों प्रतिबंध, और इन समस्त प्रतिबंधों को रजिस्ट्रार, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड जैसी अनेक संस्थाओं के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी करने हैं, आपको उन प्रमाण पत्र को लेने के लिए उन समस्त प्रतिबंधों का, समस्त नियमों का पालन करना होता है। तो अपने आप में थोड़ा सा जटिल संगठन होते हैं कंपनी, क्योंकि इसमें अनेकानेक नियम हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 2-3 पॉइंट और हैं सीमाओं के। निर्णय में देरी, यस, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, तमाम लोग निदेशक मंडल में इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती हैं, चर्चाएं होती हैं और उसके बाद में निर्णय लिए जाते हैं, तो कभी कभी निर्णय में देरी होती है। अल्पतंत्रीय प्रबंधन, कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें निदेशक मंडल स्वामियों यानी कि अंशधारियों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु व्यवहार में ये वैसे दिखता है जैसे कि हम अपने देश में देख सकते हैं। कहा यह जाता है कि जनता का शासन है प्रजातांत्रिक देश में, बिल्कुल होता भी है, लेकिन इस सेंटेंस की, इस वाक्य की अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे आपने वोटिंग करी और आपने प्रधानमंत्री जी को चुन लिया, तो वोटिंग करने के बाद आप जिनको प्रधानमंत्री के तौर पे चुन लेते हैं, प्रधानमंत्री महोदय डिसीजन लेते हैं, जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो क्या वह निर्णय आपसे पूछ कर लेते हैं? नहीं ना। क्या वो सारे के सारे सांसदों या विधायकों से, मुख्यमंत्री महोदय क्या विधायकों से सारे निर्णय पूछ के लेते हैं? नहीं। निर्णय कौन लेता है? एक मंत्री परिषद होती है। अगर प्रधानमंत्री जी को कोई निर्णय लेना है तो क्या करेंगे? वो मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाएंगे, उस बैठक में चर्चा होगी और उस बैठक में चर्चा के पश्चात जो भी सहमतियां बनेंगी उसके आधार पर प्रधानमंत्री महोदय निर्णय ले लेंगे। तो अब आप देखिए, निर्णय लेने का कार्य कौन लोग कर रहे हैं? ये कुछ लोग जो चुनिंदा लोग हैं मंत्री परिषद में, 7-8-10 लोग, ये लोग ही पूरे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फैसले पूरे देश के लेते हैं कि लॉकडाउन 1 आएगा, फिर 2.0 आएगा, फिर 3.0 आएगा। तो ये सारे निर्णय कौन ले रहा है? जनता ले रही है? नहीं। कौन ले रहा है? प्रधानमंत्री जी। और किसके परामर्श से? मंत्री परिषद की बैठक में होने वाले, बनने वाली सहमति से। तो आपको संभवतः ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस तरह लोकतंत्र की ये अच्छाई है कि जनता द्वारा चुने गए लोग ही उस जनता के हित में निर्णय लेते हैं, उसी तरह से जो ये कंपनीज़ हैं इनमें भी ये अच्छाई है कि यहाँ पे जनता के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जो वहाँ का दोष था कि प्रबंधन कर कौन रहा है? प्रजातंत्र का प्रबंधन नहीं है, अल्पतंत्र का प्रबंधन है। जब सारे निर्णय 7-8-10 लोग जो मंत्री परिषद के हैं, मंत्रिमंडल के हैं, वो जब निर्णय ले रहे हैं, कैबिनेट के लोग निर्णय ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अल्पतंत्री प्रबंधन होता है। वही व्यवस्था यहाँ कंपनियों पर भी लागू है। समस्त अंशधारी जिन्हें अपना निदेशक चुनते हैं, वही निदेशक सारे के सारे प्रबंधन से संबंधित निर्णय लिया करते हैं। हालांकि बाद में अगर सदस्य चाहें उनके निर्णयों पर सहमत ना हो तो वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि देश में लोग करा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इसकी एक सीमा है। हितों का टकराव, देखिए कंपनी के जो विभिन्न अंशधारक होते हैं वह अलग अलग तरह से अपने अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं। हित मतलब जनहित यानी कि स्वहित, अपना फ़ायदा। तो टकराव भी उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों की रुचि ऊंचे वेतन में होती है, तो ये कर्मचारी इस कंपनी का एक हिस्सा है। अच्छा, उपभोक्ता क्या चाहते हैं? कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल जाएं, सेवाएं मिल जाएं। अंशधारी क्या चाहते हैं? अंशधारी हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें ऊंची दर पर लाभांश मिले। देखिए लाभांश क्या होता है? जितने का अंश आप खरीदते हैं उस पे एक निश्चित प्रतिशत से अंशधारियों को भुगतान किया जाता है, यह उनकी आय होती है, इसे ही लाभांश कहा जाता है। अगर आप कहीं बैंक में जमा करते हैं तो जो आपको आय मिलती है उस पर, उसे क्या बोलते हैं? ब्याज। लेकिन जब आप किसी कंपनी में खरीदते हैं अंश, तो आपको जो उस पर आय होती है
वह कहलाता है लाभांश। तो सारे जो अंशधारी वो क्या चाहते हैं, ऊंची दर दर पर लाभांश चाहते हैं, और उनके अंशों का वास्तविक मूल्य बढ़े ये भी वो चाहते हैं। इन परस्पर विरोधी हितों को संतुष्ट करना कंपनी के प्रबंधक के लिए ठीक उतना ही कठिन होता है जितना कि प्रधानमंत्री को देश में सारी की सारी जो विभिन्न मत वाली पार्टीज हैं, जनता है, तमाम तरह की सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनको संतुष्ट करना। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोल दी जाएं, इससे वो लोग बड़ा संतुष्ट हो जाएंगे जो इस लत के शिकार हैं। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इसकी आलोचना करते दिखते हैं जो शराब से नहीं जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए इन सभी से संबंधित निर्णय लेना अपने आप में सबको संतुष्ट करने के लिए बड़ा कठिन होता है। ऐसे ही कंपनी में भी दिक्कत आती है, तो ये तो प्रतिबंधित होनी चाहिए। खैर, फिलहाल कंपनी कितने प्रकार की होती हैं ये एक अगला सवाल है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। ये एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके लिए, इसे ध्यान से सुने। ये है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक सार्वजनिक कंपनी जिसने कैसे अपनी गुणवत्ता यात्रा कंप्लीट की। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल जानिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। बुकलेट आपके पास है, इसे देखिए और अच्छे से पढ़ें। हम बात करते हैं कंपनियां जो हैं वह अलग अलग प्रकार की जो होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ये आगे कंपनियों के प्रकार हम फिर जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।